ग्वालियर में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूलने के मामले में कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने मनमानी फीस बढ़ाकर वसूलने के मामले में 3 बड़े स्कूल के प्रबंधन को 15,21,000 रुपए बच्चों के अभिभावकों को लौटाने के आदेश दिए। देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है। आदेश में कहा गया कि ये राशि 30 दिनों के भीतर ही उनके खातों में ट्रांसफर कराया जाए। फीस वापस कराने का ये ग्वालियर का पूरा मामला है। दरअसल इन स्कूलों में 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने को लेकर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय नियम 2020 के मुताबिक जिन 3 स्कूलों को राशि वापस लेने के आदेश हैं, उनमें अशासकीय कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार, अशासकीय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली और अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरमपुरम का नाम शामिल है। देवश्री माली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। देव जी, यहाँ पर देखिए, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर ये बड़ा एक्शन कलेक्टर की तरफ से लिया गया है, जो एक नजीर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्वालियर का तो पहला बड़ा एक्शन है ही। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी नजीर है, जिसमें जो अभिभावकों को लूटने का सिलसिला जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा किया जाता है, उस पर नकेल कसने की कोशिश की गई है और कलेक्टर ने जांच करवाई थी। और जांच में जो है इन 3 स्कूलों में ये पाया गया कि उन्होंने 10% से अधिक फीस बढ़ाई है, जबकि सरकार की गाइडलाइन थी, कलेक्टर के निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर फीस 10% से अधिक न बढ़ाई जाए। तो इसके ये जब जांच में तथ्य आया तो इन 3 स्कूल के संचालक मालिकों के और प्रबंधकों को लिखा है, चिट्ठी जारी की गई है कि वे 30 दिन के अंदर जिन बच्चों के अभिभावकों से फीस ली गई है, पेरेंट्स से फीस ली गई है, उनके अकाउंट में बाकायदा पैसा जमा कराएं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन के बाद देव जी, इन स्कूलों का क्या रुख है अगला? अभी स्कूल वाले तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये 3 साल के पैसे हैं, अब 3 साल का हिसाब रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इससे उनमें हड़कंप मचा हुआ है और कम से कम अभिभावकों में खुशी की लहर है कि इनकी मनमानी पर रोक लगेगी। क्योंकि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर ये इतने बड़े बड़े स्कूल हैं कि यहाँ एडमिशन होना एक बड़ी समस्या होती है, एक बड़ी जद्दोजहद होती है। तो वो हर अभिभावक, हर पेरेंट इससे बचता है कि स्कूल के जो भी मनमानी है उसके खिलाफ बोला जा सके। लेकिन कलेक्टर ने सो मोटी जांच कराई और जांच में इन 3 स्कूलों को फिलहाल दोषी पाया है। 11 ऐसे स्कूल और रडार पर हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है। कलेक्टर ने साफ कहा कि इन 11 स्कूलों के खिलाफ भी हम जांच कराएंगे पहले, और क्योंकि ये सही पाया जाता है कि उन्होंने नहीं बढ़ाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और कड़ा एक्शन लिया जाए। देव जी, ग्वालियर के कितने ऐसे स्कूल हैं जिनकी जांच हो चुकी है और कितने ऐसे पेंडिंग है जो जांच के रडार पर है? देखिए, प्राइवेट स्कूलों में लगभग 60 स्कूलों की जांच हुई थी, जिनमें बाकी तो छोटे छोटे स्कूल हैं जो सामान्य तौर पर सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन ये लगभग 13 स्कूल ऐसे थे जिन स्कूलों ने, जो स्कूल बड़े कैटेगरी के आते हैं, जैसे डीपीएस है, जैसे रामश्री किड्स है, जी लिटेरा स्कूल है, ये बड़े स्कूल है, कार्मल कॉन्वेंट है जो नेशनल क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल है। तो इनमें इनको ये जो बड़ी हठदरिद्रता का परिचय देते हैं, तो इन स्कूलों के इनकी जांच कराई गई थी। 3 की जांच में तो ये पाया ही गया कि इन्होंने फीस ली है और बाकी 11 ने ये लिख के दिया कि उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई है। लेकिन अभी भी प्रशासन को लगता है कि इन्होंने गलत लिख के दिया है, झूठ दिया है। तो इनके जो है अकाउंट को चेक करेंगे और पेरेंट्स से बातचीत करेंगे और एक नए सिरे से जांच इनके खिलाफ बिठा दी गई। चलिए, आप बने रहिए देव जी। फिलहाल इसके बाद देखना होगा कि क्या रुख यहाँ पे रहता है, किस तरीके से कब तक इन फीस को वापस लौटाया जाता है इन स्कूलों के द्वारा। ग्वालियर की खबर है अग्रीवी, जहां पे वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला हुआ है। जंगल में आदिवासियों ने दौड़ा कर पीटा है, लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया है। 6 से ज्यादा वन कर्मचारियों को चोटें आई हैं। घायल वन रक्षक जान बचाकर भागे हैं। वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार करने गए थे कर्मचारी, अपनी जमीन बताकर आदिवासियों ने काम करने से रोका है। 6 से ज्यादा वन कर्मचारियों को चोटें आई हैं। घायल वन रक्षक जान बचाकर भागा है। वृक्षारोपण के लिए भूमि तैयार करने जंगल में गए थे कर्मचारी। देवश्री बाली लगातार हमारे साथ बने हुए। देव जी, आखिर क्यों हमला किया गया है वन विभाग के कर्मियों पर आदिवासियों के द्वारा?
देखिए, यहाँ जो स्वर्ण रेखा नदी है उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि इसके आसपास की जो जमीन अतिक्रमण में चली गई है उसको मुक्त करा के और वहाँ फॉरेस्ट्री लगाई जाए, पानी लगाया जाए। तो वहाँ जो है वृक्षारोपण की जमीन तैयार करने के, चूंकि अभी गर्मी का सीजन है, अभी जमीन तैयार करेंगे तो बरसात के आसपास जो है वृक्षारोपण किया जा सकेगा। ये वनकर्मी वही गए थे जो रायपुरा बीट पड़ती है पनिहार इलाके के जंगलों में, लेकिन वहाँ आदिवासी आ गए और वहाँ जो जमीन को समतल करने के लिए मशीन लगाई गई थी उसको रोका। इसको लेके दोनों के बीच में विवाद भी हुआ। उनका कहना, आदिवासियों का कहना था कि ये जमीन उनकी है, उनको पट्टे पे मिली हुई है, जबकि वन विभाग सारे कागज लेके गया था। उनका कहना था कि ये जमीन वन विभाग की है, फॉरेस्ट लैंड है। इसको लेके विवाद हुआ। थोड़ी देर में आदिवासी आसपास के गांव में बड़ी संख्या में रहते हैं, वो लाठी डंडे लेकर आ गए और उन्होंने घेर कर एकदम हमला कर दिया। वनकर्मी प्राण बचाकर अपने जंगलों की तरफ भागे तो इन्होंने आदिवासियों ने पत्थर फेंके, जिसमें 6 जो वनकर्मी हैं उनको चोटें आई हैं। तीन को ज्यादा चोटें आई हैं, बाकी कुछ गिरते पड़ते हुए पहुंचे। एक वनकर्मी ने फोन करके अपने अधिकारियों को और पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उनकी जान जाकर वहां जान बचाई। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव जी। सूरजपुर कलेक्ट्रेट भवन इन दिनों बड़ी घूसखोरी का रैकेट चला रहा है। यहाँ पे लोगों को छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। आलम यह है कि नकल शाखा और मानचित्र शाखा रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ के कर्मचारियों को सरेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद किया गया है। कलेक्ट्रेट में तैनात संत कुमार राजवाड़े ने तो पैसा लेने की बात स्वीकार की है, जबकि मानचित्र शाखा में तैनात सुरेश शुक्ला ने भी यहाँ पे पैसा छिपाते हुए वो नजर आए। हालांकि एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद से कलेक्टर ने एक्शन लिया और दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को हालांकि निलंबित कर दिया है। घूसखोरी का अड्डा बना है कलेक्ट्रेट। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। घूस लेने वाले दोनों अधिकारी नप गए हैं। दोनों अधिकारियों पर गाज गिरी है, निलंबित कर दिए गए हैं कलेक्टर के द्वारा। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कलेक्ट्रेट में घूस लेते हुए ये दोनों अधिकारियों ने अपनी बात भी कबूली थी। एक ने बात कबूली थी, दूसरा जो है घूस लेते हुए कैमरे में कैद हुआ था। जिसके बाद देखिए अब ये बड़ा एक्शन कलेक्टर के द्वारा लिया गया है। दोनों इन अधिकारियों को घूसखोर रिश्वतखोर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस एक में आप देख सकते हैं पैसे लेते हुए और दूसरा अधिकारी जो है वो खुद स्वीकार कर रहा है घूसखोरी का अड्डा कलेक्ट्रेट सूरजपुर बना हुआ था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद से, क्योंकि इन दोनों वीडियो को बाकायदा हमने दिखाया जिम्मेदारी से, और यहाँ पर देखिए कलेक्टर ने भी कार्रवाई की है, दोनों को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो वीडियो में रिश्वत लेते हुए कैद हुए थे दोनों कर्मचारी। जशपुर जिले के पत्थरगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 3 घरों को जमकर नुकसान पहुंचाते हुए घर में तोड़फोड़ की है, घरों का अनाज भी चट किया है। दरअसल पत्थरगांव वन परिक्षेत्र के बालाझार गांव में देर रात 2 हाथियों का दल गांव में प्रवेश करके 3 घरों को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ किया। वन अमला हाथी को जंगल की ओर मूव कर दिया गया और साथ ही लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की है। तो वहीं एसडीओ ईश्वर कुजूर ने कहा है कि अभी भी इलाके में 4 हाथियों की मौजूदगी है, बाकायदा अलर्ट जारी किया है। इलाके में 4 हाथियों की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मौसम में आए अचानक बदलाव ने घर के बाहर बैठे एक शख्स को अस्पताल में पहुंचा दिया। दरअसल सूरजपुर के भयाथान के डबरीपारा इलाके में एक शख्स अपने घर के बाहर बैठा था। इस दौरान तेज हवा से उड़कर आए शीट ने एक शख्स का गला काट दिया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है और इलाज जारी है।
भोपाल के शाहपुरा स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। मंदिर में 2 बच्चों के साथ आई महिला ने दान पेटी समेत अन्य सामान चुराकर वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला की तलाश कर रही है पुलिस। वजन भी है और हंसी भी है। देखो कैसे सेट किया है सब लोग कोई मन छतरपुर की बात करते हैं, जहां पे लाइब्रेरी में आपस में भिड़े छात्र कुर्सी में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। एक युवक के साथ ही 2 युवकों ने मारपीट की है। कोतवाली थाने में 2 युवकों पर मामला दर्ज हुआ है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। महाराजा कॉलेज के सामने निजी लाइब्रेरी की घटना, मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। छतरपुर में लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठने को लेकर छात्रों में विवाद हुआ, जिसमें 2 लोगों ने एक छात्र की जमकर डंडे से पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराज कॉलेज के सामने निजी लाइब्रेरी की घटना, इस मारपीट में छात्र जख्मी हुआ है। फिलहाल सिटी कोतवाली थाने में 2 आरोपी छात्रों पर मामला दर्ज हो गया है। तो देखिए लाइब्रेरी कैसे ये अखाड़ा बन के रह गया है। बैठने को लेकर 2 छात्रों में ये विवाद हुआ था और वे देखते ही देखते इस विवाद ने विकराल रूप ले लिया। और पहले तो ये बहसबाजी हुई, फिर देखिए किस तरीके से 2 छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो रही है और एक के बाद एक दूसरे को मारते हुए लाठी डंडों से। यहाँ पे 4 छात्र, हालांकि कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 छात्र आपस में भिड़ते हुए, हालांकि कुछ छात्र यहाँ पे दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी में अक्सर हम आपको देखने को मिलेगा कि लाइब्रेरी में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी अखाड़े में तब्दील हो गया। छतरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 245 पेटी अवैध शराब इकट्ठा करने के आरोप में फरार इनामी तस्कर राजा राम उर्फ चुट्टू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी पर शराब रखने, बेचने और मारपीट का आरोप है। इससे पहले खजुराहो पुलिस ने अप्रैल महीने में भारी मात्रा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 242 पेटी अवैध शराब की जब्त की थी। आरोपी गंगा यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर के चिनौर इलाके में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पति से विवाद के बाद हमदर्दी दिखाते हुए पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला को झांसा देकर वो साथ ले गया और महिला को बंधक बनाकर 15 दिनों तक वारदात को अंजाम देता रहा। मौका मिलते ही महिला भागकर अपने घर पहुंची और साथ ही परिजनों के साथ पहुंचकर थाने में मामला दर्ज कराया और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिनौर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके पड़ोस का युवक है, उन्हीं के समाज का है और वो दोनों विश्वास में दिला के अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया, शादी का बहाना करके, और ले जाके उसको अपने घर पे ले जाके उनके साथ दुष्कर्म किया। उनकी महिला की रिपोर्ट पर से दुष्कर्म का अपराध धारा 376 2N का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया। 366 का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। आरोपी को तत्काल चिनौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की जा रही। चूँकि महिला पूर्व से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और चूँकि वो उसने विश्वास में लेके शादी का बहाना करके इसको अपने साथ मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया और अपने घर पे ले जाके दुष्कर्म किया है। प्रकरण में आरोपी से पूछताछ की जाए। शाहजहांपुर के पटेलवादी इलाके में सरकारी ट्यूबवेल में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के 2-2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बहरहाल दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मारपीट में दोनों पक्ष के 2 लोग जख्मी हुए हैं। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला जहां पे 2 पक्षों में मारपीट हुई है। क्रॉस एफआईआर यहां पे दर्ज की गई है। सरकारी ट्यूबवेल में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ है। ग्राम छतगांव की घटना है। आर्मी जवान का नाम है अजय सिंह, पिता अंतर सिंह राजपूत, उनको 33 साल, निवासी छतगांव है, जो पंजाब के हरी कोर्ट में पदस्थ है। 42 दिन के अवकाश पर आया था। घर के ऊपर घूम रहा था, पैर फिसलने से, उसकी नीचे गिरने से। हाँ, सूरजपुर के नवापारा इलाके में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला पंचायत के सामने कुछ लोगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा को हटा दिया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। तहसीलदार समीर शर्मा की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई सूरजपुर में, यहाँ पर देखिए अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया है, ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। शासकीय भूमि से हटाया गया अवैध कब्जा। बड़वानी जिले के बड़ौदा खंडवा हाईवे पर यात्री बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाइक सवार की मौके पर यहां पे मौत हुई है। बड़वानी का पूरा मामला, हादसे के बाद बस को लेकर ड्राइवर फरार हुआ है। बड़ौदा खंडवा हाईवे का ही पूरा मामला। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगढ़ के पचौर में 5 किलोमीटर दूर एक बेकाबू यात्री बस पुलिया से नीचे जा गिरी, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हुई है। 21 यात्री जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल शाहजहांपुर लाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 10 गंभीर यात्रियों को इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बालाजी ट्रैवलर्स की यात्री बस इंदौर से ईसागढ़ जा रही थी, तभी ये बस हादसे का शिकार हुई है। मैं सो रही थी तो एकदम से बस वो खिसली तो मेरी कमर खिसकते खिसकते आप जैसे 20-25 साल के 2 लड़के थे तो वो भी मेरे ऊपर गिर गए। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस ये इंदौर से चल के अशोकनगर जा रही थी, गुना तक। ये तेजी से चला रहा था। वो 10 मिनट में मोबाइल देखता, वो 2 मिनट के लिए रोक देता, फिर वापस 2 बार रोकी थी। और इसके बाद में तीसरी बार रोकी, वो एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी इंदौर से ईसागढ़ के लिए। इंदौर से कहाँ जा रही थी? ईसागढ़। ईसागढ़। और कहाँ हुआ ये हादसा? ये इतना मुझे याद नहीं कहाँ पे हुआ। एक ढाबा था जहाँ पर रुकी थी ये। अक्सर गाड़ियाँ वहाँ पर रुकती हैं 11 बजे करीबन। तो क्या इतना मुझे पता नहीं। सब घायल हो गए आप? हाँ, सभी की चोट आई है, सभी को चोट आई है। पहले आपको कहाँ पचोल ले गए थे अस्पताल? हाँ, एक जगह और ले गए थे, वहाँ से फिर यहाँ पर रेफर दिए। पचौर से बस पलटने की खबर आई थी। उसके बाद करीब 21 लोग यहाँ पे पचौर से रेफ़र किए गए, जिसमें से 11 लोगों को यहाँ रखा गया, बाकी को ट्राइज करके इंदौर के लिए रेफ़र कर दिया गया। कोई से इसमें जनहानि तो नहीं? अभी कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को इंजरी हुई है, काफ़ी लोगों को फ्रैक्चर आया है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में हुए सड़क हादसे में उमरिया के बिरसिंहपुर के रहने वाले अनीस अवधिया की मौत मामले में महाराष्ट्र पुलिस के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। परिजन का आरोप है कि महाराष्ट्र पुलिस आरोपी के पिता के दबाव में कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और शव लेने पहुंचे मृतक अनीस के मामा ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हम मृतक के चाचा हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश अवधिया है। ये जो सड़क हादसा हुआ है, इसके उसमें आपको क्या कहना? सड़क हादसा तो बड़ा दुखद था, बल्कि ये सड़क हादसा नहीं है,
ये सरासर हत्या है, जिसको सड़क हादसा कहा जा रहा है। ये हत्या की श्रेणी में आता है और ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी को बंदूक दे दिया जाए और उसको वो गोली चला रहा है, बोले किसी की हत्या नहीं होगी, ये उसी प्रकार से है। कोई दारू पी लेता है अपने से जाके और विदेशी गाड़ी जो 300-400 की रफ्तार में चलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेन रोड में दौड़ाता है और पीछे से एक दो दोस्त बाइक में जा रहे थे, ऑफिशियली काम करके जा रहे थे, उनको हिट कर देता है, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और वो वहाँ से भागने की कोशिश, वो तो उसके एयर बैग खुल गए थे, उसमें वो गाड़ी आगे चल नहीं पाई और वहाँ पब्लिक पकड़ लेती है, उनको मारती पीटती है, पुलिस को उनको सौंप देती है। और वो नशे में धुत थे, इस बात का वीडियो है, एक्सीडेंट का वीडियो है तुरंत का, और नशे में धुत थे इस बात का वीडियो है। अभी जो वीडियो चल रहे हैं चैनल्स में कि उसके पब में दारू पी रहा था, इस बात के भी वीडियो आए हैं। अब इन सब, जब वो व्यक्ति जो लड़का जिसको कह रहे हैं कि नाबालिग था, वो किस दृष्टिकोण से नाबालिग था, कौन सा सर्टिफिकेट उन्होंने पुलिस ने कलेक्ट किया है उनके परिजन से, जिसको बेल मिल गई है जिस आधार पर, अभी हम नहीं बता सकते ना हम उसके वो देखे हैं सर्टिफिकेट, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी जाली हो सकते हैं। वो सर्टिफिकेट का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब तक वो न्यायालय बस में पेश किया गया है, किसी ने उसको देखा नहीं है, प्रमाणित नहीं किया है कि वास्तव में वो सर्टिफिकेट सही है कि गलत है, कि वो जन्म प्रमाण पत्र पेश किया कि स्कूल के सर्टिफिकेट किया, हाई स्कूल को सर्टिफिकेट पुलिस ने कलेक्ट करके पेश किया, अभी वो हम लोगों के पास नहीं है, अभी नहीं कह सकते। हम उसको नाबालिग इसलिए नहीं मानते हैं कि जो व्यक्ति 3 करोड़ की गाड़ी चला सकता है, अपने से पब में 2-2 पब में जाके शराब पी सकता है और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चला रहा है, वो सब कृत्य जो है उसके पूरे नाबालिग जैसे नहीं है, एडल्ट जैसे हैं, तो उसको नाबालिग कैसे कह सकते हैं। और इस बात को जानते हुए भी पुलिस उसको वहां पर 304 नहीं लगाई और नाबालिग बता के उसको बेल का पूरा ग्राउंड बना के उसको पेश किया, उसको 14 घंटे में वहां से बेल मिल गई। ये बड़ा ही एक शर्मनाक विषय है। कानून तो है, बल्कि कानून का जो पालन कराने वाली है पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नकेल नहीं है पुलिस के ऊपर कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करे। घटना के बाद शव को लेने उनके मामा गए हुए थे, आइए उनसे भी बात करते हैं कि शव लाने में क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानियां हुई और ये पाली तक कैसे पहुंचे। आइए हम बात करते हैं मृतक के मामा से। क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सोनी है, मैं अनीस का मामा हूँ। और यहाँ से जैसे ही हमको जानकारी लगी कि एक्सीडेंट हो गया है उनके दोस्तों के द्वारा और आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो ऐसा तो हम लोगों को क्लियर नहीं था कि ऐसा कुछ अनहोनी हुई है। हम लोगों ने सोचा कि कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, लेकिन अर्जेंट बुलाया गया तो कहीं ना कहीं शंका तो था मन में। फिर हम लोग यहाँ से निकले और कहीं ना कहीं साधन उपलब्ध उतने तरीके से नहीं होने की टाइमिंग की वजह से फिर हम लोग बाय कार ही यहाँ से वहाँ गए। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद जब वहाँ पहुँचे, उसके पहले अनीस की बुआ जो कि मुंबई में रहती हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और उनका छोटा भाई जो कि वहीं पर रह कर के स्टडी कर रहा था वो वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन वहाँ के लोकल प्रशासन ने और वहाँ का जो मेडिकल विभाग है उनने बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं किया। और रात में 2 बजे 2:30 बजे के करीब जो है, जब ये डिक्लेयर हो चुका था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद उनको गर्मी होने की वजह से उनको फ्रीज़र या कुछ ना कुछ इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी। और दूसरे दिन शाम को 9 बजे जो है लगभग पोस्टमार्टम हुआ है, तब तक उनने कोई भी फ्रीज़र अवेलेबल नहीं कराया उनके लिए और वो बोले कि ये सब सुविधाएं हम नहीं कराएंगे। और उसके चलते जो है बॉडी काफ़ी हद तक डिकम्पोस्ट होने लगी थी। और यहाँ पे आते आते हम लोगों को मतलब 12-13 घंटे का सफ़र और तय करना पड़ा, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ले जा करके हमको अग्नि संस्कार उनका करना पड़ा। ये काफ़ी दुखद था किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए या किसी के लिए भी, कि मतलब बॉडी इतना तरीके से मतलब जिसको देखा ना जा सके। हमने बात की परिवारजनों से जो इस सड़क दुर्घटना के बारे में बताया और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि उन्होंने विवेचना किस तरह से की है और किस तरह से करना चाहिए। एजाज खान, NDTV के लिए।